सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि आम से लेकर खास तक को मौत के घाट उतार रहे हैं। खाकी को खुली चुनौती दे रहे हैं। दारोगा तक को गोली मारकर मौत की नींद सुला दे रहे हैं। पत्रकारों तक को नहीं बख्शा जा रहा। समस्तीपुर में दारोगा की हत्या के बाद अब बेखौफ बदमाशों ने अररिया के रानीगंज में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी दिन दहाड़े और घर में घुसकर, जिसके बाद से बिहार में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। आम से लेकर खास तक को अपनी जान का खतरा सता रहा है, क्योंकि कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार बन जाए किसी को नहीं पता। क्योंकि जिस प्रदेश में सुरक्षा दम भरने वाले पुलिस वाले भी सुरक्षित न महसूस करते हों, उस प्रदेश में आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, जिसे लेकर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अब बदमाशों के निशाने पर कलम के सिपाही हैं, जो पीड़ित और शोषितों की आवाज को बुलंद करते हैं। ऐसे में भयभीत होना लाजमी है, क्योंकि बिहार में बदमाश बेखौफ हैं। देखिए इस रिपोर्ट में अररिया में पत्रकार की मर्डर की पूरी खौफनाक कहानी। बिहार में गोली मार बदमाश, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। मैंने ये खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज है। पहले एसएचओ को मारी गोली। अनुसंधान चल रहा है, बहुत जल्द इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब ट्रिगर के टारगेट पर पत्रकार। हमारी बेटी कैसे पूजा रे, हमको गोली मार दिया रे। हत्या के बाद खौफ में बिहार। बेखौफ हैं बदमाश। चीख पुकार और दिल को झकझोर देने वाली ये चित्कार उस खौफनाक वारदात के बाद की है, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अंजाम दिया है। जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है और आम से लेकर खास तक के जहन में खौफ कायम है, क्योंकि बेखौफ अपराधियों ने इस बार अररिया के रानीगंज में कलम के सिपाही यानी पत्रकार का मर्डर किया है, वो भी दिन दहाड़े। जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जिसकी तस्दीक रूह को कपा देने वाली ये खौफनाक तस्वीरें कर रही है, रोते बिलखते परिवार वाले कर रहे हैं। घर के दरवाजे पर दिख रहे खून के धब्बे कर रहे हैं और उस मातमी शोर के बीच तफ्तीश करती पुलिस कर रही है, जिसे अपराधियों ने खुली चुनौती देते हुए पत्रकार का मर्डर किया है। घर में घुसकर सीने में मौत की गोली दागी है, जिसका नाम विमल कुमार यादव था। जिसके बाद से पूरा बिहार खौफ में है, क्योंकि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है। आम से लेकर खास तक को अपनी मौत का डर सता रहा है। कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार बन जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि अपराधी डंके की चोट पर जब चाह रहे हैं तब अपने टारगेट को मौत के घाट उतार दे रहे हैं, घर के बाहर या घर में घुसकर, जिसकी तस्दीक सफेद कफन में लिपटी पत्रकार विमल कुमार यादव की लाश कर रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मुंह चिढ़ा रही है और चीख चीख कर कह रही है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि प्रदेश में सुरक्षा देने वाले सिपाही भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले ही बेखौफ बदमाश ने मुठभेड़ में समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना इलाके में मोहनपुर ओपी के थाना अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिनकी चिता की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अपराधियों ने अररिया के रानीगंज में कलम के सिपाही विमल कुमार यादव को गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी घर में घुसकर।
इसी से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और खाकी का कितना खौफ। अररिया के पलासी निवासी शहीद नंदकिशोर यादव दरोगा के चिता की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अररिया में एक और बड़ी घटना हो गई है। अररिया के रानीगंज के दैनिक जागरण के जो पत्रकार हैं, करीब 15-20 वर्षों से वो लिख रहे थे, अपराधियों ने जो है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। 5 बजे रानीगंज के पत्रकार दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या उनके घर पे ही कर दी गई है। 4 अपराधी 5:30 बजे उनके दरवाजे पे पहुंचे, आवाज देकर उनको घर से बाहर निकले और एक गोली मार दी गई राइट चेस्ट में और उनकी डेथ स्पॉट पे ही हो गई है। पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर की। दरवाजे पर उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, उस वक्त जब पूरा गांव अभी नींद से जगा भी नहीं था। बताया जाता है कि 4 अपराधी विमल कुमार यादव के घर पर मौत का फरमान लेकर दस्तक देते हैं। उस वक्त घर का दरवाजा बंद था। अपराधियों ने आवाज दी। आवाज सुनकर जैसे ही विमल कुमार यादव अपने बेडरूम से निकलकर दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही अपराधियों ने टारगेट करते हुए दनादन गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली विमल कुमार यादव के सीने को चीरती हुई निकल गई। जिसके बाद वो शोर मचाने लगे, अपनी पत्नी को आवाज देने लगे। इतने में अपराधी आंखों से ओझल हो गए। उसके बाद सनसनी फैल गई और शुरू हो गई तफ्तीश। जानकारी के मुताबिक अररिया जिले के रानीगंज थाना इलाके के रहने वाले पत्रकार विमल कुमार यादव को बेखौफ अपराधियों ने उस वक्त अपनी गोली का शिकार बनाया जब वो अपने घर में सो रहे थे। सुबह 5 बजे 4 की संख्या में हथियार से लैस बदमाश विमल कुमार के घर पर दस्तक दिए। उस वक्त विमल कुमार यादव प्रेम नगर के साधु आश्रम के वार्ड संख्या 5 में अपने घर में सो रहे थे। अचानक सुबह 5 बजे अपराधियों ने घर के मेन गेट को पहले खटखटाया। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो अपराधियों ने आवाज दी और विमल कुमार यादव का नाम लेकर बुलाया। आवाज सुनकर विमल कुमार यादव कमरे से बाहर निकले और दरवाजा खोलकर बाहर चले आए। बाहर निकलते ही हथियार से लैस अपराधियों ने बिना कुछ पूछे विमल कुमार यादव को टारगेट करते हुए दनादन गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली विमल कुमार यादव के सीने को चीरती हुई निकल गई। जिसके बाद वो घर के अंदर भागे और शोर मचाते हुए गिर पड़े। इतने में अपराधी मौके से फरार हो गए। आवाज सुनकर जब विमल कुमार यादव की पत्नी पूजा मौके पर पहुंची तो मंजर देखकर चिल्लाने लगी। तब तक आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और फौरन जख्मी विमल कुमार यादव को अस्पताल लेकर गए, इस उम्मीद में कि सांसें बची होगी। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। सूचना मिलते ही रानीगंज थाने की पुलिस और जिले के एसपी भी मौके पर पहुंच गए, तफ्तीश में जुट गए। सुतल रहे घर में, सुतल रहे एकाएक भोर बजे 5 बजे पप्पू भैया हो कहे न निकल जाए न डरिया पर निकल गेट खोल लगे, डरिया पर निकल लगे न सब मार दल के। अब के मारल क्या देखल हम खोजरी से लिए खोजरी से लिए उन्हें सब बेटी गए घर, दोसर घर खोले ला गेट खोले ला, वो बच्चा के रूम खोले लगे आई गेट खोले लगी मर तब गले गिरल कहे पूजा रे हमको गोली मार दिया रे, पूजा हमार बेटी कैसे पूजा रे हमको गोली मार दिया रे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब हत्या के पीछे की वजह को टटोलना चाहा तो मर्डर की गुत्थी पुरानी रंजिश में लिपटी मिली। परिवार के लोगों ने बताया कि साल 2019 में पेशे से पत्रकार विमल कुमार यादव के छोटे भाई शशि भूषण उर्फ गब्बू की भी हत्या कर दी गई थी। पत्रकार विमल उस केस में गवाह थे। केस ट्रायल पर कोर्ट में चल रहा था। बदमाश गवाही देने से मना कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही कोर्ट में विमल ने गवाही दी थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसी मामले में पत्रकार की हत्या हुई। अब सवाल ये है, क्या पुरानी रंजिश में पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या हुई है? क्या गवाही नहीं देने की धमकी देने वाले अपराधियों ने साजिश रची है? अगर हाँ, तो गवाही नहीं देने की धमकी देने वाले बदमाश कौन थे? क्या पुलिस मर्डर में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर पाएगी? अनुसंधान चल रहा है, बहुत जल्द इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। का क्या कारण लगता है?
कारण के भी हम लोग देख रहे हैं, कुछ प्रीवियस पुराने कारण कुछ हैं जो हम लोग लोकेट कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। पुलिस के पास भी सवालों का जवाब नहीं है, जिसे लेकर आम लोगों में गुस्सा है और लोग कह रहे हैं कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब अपराधी घर में घुसकर मर्डर की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो भी दिन दहाड़े। सवेरे अहले सुबह घर से बुलाकर अपराधियों द्वारा गोली मारी गई है। ये अपने आप में घटना का आकार बता रहा है। इस तरह से माने ये खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज है। सबसे बड़ी बात है कि व्यवसायी पर गोली चलती है, पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं यहाँ, और पत्रकार को घर से बुला के गोली मार दी जाती है। तो ये बड़ी घटना है, इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। आखिर फोर्थ पिलर कहते हैं, जब मीडिया कर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों का क्या होगा। लोग भी खौफ में हैं और कह रहे हैं कि जब प्रदेश में पुलिस और पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये, क्या बिहार में फिर से गुंडा राज कायम हो गया है? क्या प्रदेश में बेखौफ है बदमाश? क्या खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? क्या अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त है? इन सवालों के जवाब पुलिस वालों के पास भी नहीं है, क्योंकि अपराधी पुलिस को भी अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। जैसे बदमाशों का हौसला बुलंद है और बदमाश एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आम से लेकर खास तक को मौत की नींद सुला रहे हैं, जो पुलिस के लिए चिंता की बात है और अपराधियों को रोकना बड़ी चुनौती है, जिसमें पुलिस नाकाम साबित हो रही है और बदमाश अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या की गुत्थी को सुलझाती है, मर्डर में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने घर में घुसकर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, उससे अररिया जिला के साथ साथ पूरा प्रदेश खौफ में है और लोगों को अपनी जान का खतरा सताने लगा है, जो आम लोगों की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस के लिए चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इंस्टाग्राम वाले आशिक के धोखे की कहानी। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है। लैंग्वेजेस। अगनी के घर वालों के साथ साथ स्थानीय लोग भी प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही हैं, ताकि अगनी की देखभाल में कुछ मदद हो सके। खगड़िया में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बात सदर प्रखंड की करें तो यहाँ की मथार पंचायत के 6 गांव के लोग जल कैदी बनकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। नदी का जलस्तर बढ़ते ही मथार, दियरा, जंगली मंगल टोला सहित लगभग 5000 से अधिक की आबादी के लोग एक बार फिर से नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। चारों पट्टी पानी से घिरा गया है। यही एक नौका है, अपना उसी से टपते हैं, यही से आवाजाही अपना चल रहा है। बता दें कि खगड़िया के संसारपुर घाट पर बूढ़ी गंडक और गंगा दोनों नदी मिलती है, जिसके कारण नदी किनारे रहने वाले गांव के लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। कोसी नदी जहां खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, वहीं बागमती भी खतरे के निशान से 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इतना ही नहीं, गंगा नदी महज 40 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान को पार करने की हालत में आ गई है। बिहार में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बाढ़ और मोकामा के आसपास के इलाकों में गंगा नदी खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा नदी के इस विकराल रूप से मोकामा प्रखंड के निचले इलाके में गंगा का पानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। गंगा का जलस्तर जो है 41.800 है, खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ज्यादा, और उम्मीद है कि कमने की स्थिति है, घटने का। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी किनारे बसे लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। खासकर मवेशियों के पालन में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। चारों तरफ पानी से घिरा होने की वजह से मवेशियों के भोजन पानी में भी काफी परेशानी हो रही है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग हाथीदह ने गंगा नदी के जलस्तर घटने के संकेत दिए हैं, लेकिन किनारे बसे ग्रामीण खौफ के साए में हैं।
गोपालगंज में गंडक नदी पिछले एक सप्ताह से निचले इलाकों में बसे लोगों पर कहर बरपा रही है। किसी के मकान डूब चुके हैं तो किसी के घर के अंदर पानी घुस चुका है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन ये सब डूब चुका है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो चुकी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है। रोजमर्रे के जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग परेशान हैं। हमने के थी नई के मचान बना के बांध से लड़का से वहीं भीजत वाला तनी सो कपड़ा तो सब भीजेला वहीं सुखावेला आदमी रहेला। बाढ़ से पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे और ऊंचे तटबंधों पर पॉलिथीन तान कर किसी तरह से दिन और रात काटने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सदर प्रखंड के जाबारी, सिमरही, जिगरी टोला, मेहंदिया, खाप, मकसूदपुर गाँव के लोगों की है। डीएम ने गंडक नदी से प्रभावित स्कूलों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के सिसई रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास 18 चक्का मालवाहक ट्रक की चोरी करने का मामला सामने आया है। ट्रक नहीं मिलने पर ट्रक मालिक रिजवान ने घटना की जानकारी गुमला थाने को दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो मेरा वहम था कि वो हमारा हमसफर था। जब सच्चाई सामने आई तो धोखा सा लगा। कुछ ऐसा ही धोखा मिला सिवान के मैरवा की रहने वाली सोनी खातून को, जिसका दर्द लिए वो दर दर भटक रही है, इस उम्मीद में कि कहीं इंसाफ मिल जाए, खोया हुआ प्यार मिल जाए। जी हां, ये लव, सेक्स और कोर्ट मैरिज के बाद धोखे की ये कहानी इंस्टाग्राम वाले दो दीवानों की है, जिसमें 6 बच्चों की मां बुरी तरह से फंस गई। अब वो न तो घर की रही और न ही अपने दीवाने की, क्योंकि दीवाना दगाबाज निकल गया, जिसके बाद से सोनी प्यार का पंचनामा लिए अपनी मोहब्बत का सबूत दिखा रही है और बेवफाई का किस्सा सुना रही है, जिसे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के दौरान एक अजनबी से दोस्ती हुई थी। दोनों शुरुआती दौर में एक दूसरे के पोस्ट को लाइक और शेयर करते, एक दूसरे को ही आगे चलकर वो लाइक करने लगे, दोस्त बन गए और जो आगे चलकर प्यार में तब्दील हो गया। उसके बाद क्या, दोनों के दिल की दूरियां सिमट गईं और आशिक के दिल में मिलन की बेकरारी दिखने लगी। शादीशुदा और 6 बच्चों की मां सोनी खातून के दिल में भी मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी, जिसकी चाहत में वो दिल्ली अपने आशिक से मिलने पहुंच गई, जहां दोनों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने कोर्ट में लव मैरिज कर लिया, लेकिन उसके बाद दीवाना दगाबाज निकल गया और अपनी माशूका को छोड़कर फरार हो गया, जो मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है, जिसका नाम अफरीद है। जिसके बाद से सोनी दर दर भटक रही है। जिन आंखों में कभी प्यार झलकता था, उन आंखों में आंसू टपक रहे हैं। अपने दीवाने की बेवफाई का किस्सा सुना रही है। देखिए इस रिपोर्ट में इंस्टाग्राम वाले आशिक के धोखे की पूरी कहानी, जो दगाबाज बनकर फरार है। 6 बच्चे की मां को हुआ प्यार, इंस्टाग्राम पर दीवाने से इजहार, बंद कमरे में मोहब्बत को दी परवान, कोर्ट में आशिक अफरीद से निकाह, मैरिज के बाद दीवाना निकला दगाबाज, अब माशूका लगा रही न्याय की गुहार। रील्स वाली वीडियो में रंगीन थीम पर थिरकती और मुस्कुराती दिख रही इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब इस महिला के होठों की मुस्कान तबाही में बदल चुकी है और ये तिल तिल कर तड़प रही है, जो शादीशुदा और 6 बच्चों की मां होने के बाद भी लव, सेक्स और धोखे की शिकार हुई। जिस आशिक ने इसे हसीन सब्ज बाग दिखाए, उसी आशिक ने अब मोहब्बत के पन्नों पर धोखे और बेवफाई की नई कहानी लिख दी, जिसके बाद से ये आशिक मिजाज महिला न्याय को लेकर गुहार लगा रही है और प्यार के पंचनामे का कागज दिखा रही है, जिस पर सरकारी ठप्पा भी लगा है, पर जिसमें इस महिला के दीवाने ने निकाह को कबूल किया और पूरे होशो हवास में, लेकिन अब उसका जी भर गया और महिला के जिस्म से खेल लिया तो पहचानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद ये महिला
फरेबी आशिक पर संगीन आरोप लगा रही है और कह रही है कि इंस्टाग्राम वाले फरेबी आशिक ने सब कुछ लूट लिया, बर्बाद कर दिया। अब जीना मरना उसी के साथ है, जिसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। नापाक मोहब्बत की बेवफाई वाले पन्नों को भी पलटेंगे, लेकिन उससे पहले महिला ने जो कुछ कहा और आरोप लगाया वो भी सुनना जरूरी है, ताकि आपको यकीन हो जाए। हम 6 बच्चे के माँ है, मेरा आदमी पीता है, खाता है, हम खर्चे डालते हैं, हम काम करके बच्चे लोग को जियाते हैं। बोला ठीक है, कोई हमको टेंशन नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है कि ये सोनी ने नहीं बताई थी, अफरीदी नाम है उसका, सोनी ने नहीं बताई थी कि 6 बच्चे की माँ है। हम सब बता दिए थे। बताइए सर, हम नहीं बताते तो कैसे वो खून देने जाता वहाँ पे। आपसे इंस्टाग्राम से ही प्यार हुआ था? हाँ, इंस्टाग्राम से प्यार हुआ था। इंस्टाग्राम से धीरे धीरे प्यार हुआ आपसे, लगा हो गया धीरे धीरे? हाँ सर, सही सुना आपने। अब आपको वक्त के उन्हीं पन्नों पर लेकर चलते हैं जहां से दोनों के लव की शुरुआत हुई। तारीख पता नहीं, महीना पता नहीं, हाँ इतना जरूर पता है कि तस्वीरों में दिख रही इस महिला को इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ था। जानकारी के मुताबिक सीवान जिले के मैरवा थाना इलाके की रहने वाली सोनी खातून को रील्स बनाने का शौक था। ये अक्सर रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। इसी बीच इंस्टाग्राम के जरिए यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले एक 24 साल के लड़के से इसकी दोस्ती हो गई। उस लड़के का नाम है अफरीद, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के नौशहरा मोहल्ले के रहने वाले सिराजुद्दीन का बेटा है। दोनों मैसेंजर के जरिए बात करने लगे। बातों बातों में दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने अपना नंबर एक दूसरे से शेयर कर लिया। जी बताइए, क्या मामला हुआ आपके साथ? सर, हम इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते थे। उसके बाद वो वीडियो को इंस्टाग्राम से हमको बात हुआ। उसके बाद वो रोने लगे और बोले कि फोन उठा लीजिए। मैं बोली मैं नहीं उठाऊंगी। अपना आदमी का हालात भी बताई। वो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे प्यार कर रहे हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हम बोले नहीं, हम नहीं रहना चाहते। हमारा आदमी ऐसा ऐसा हमको हमारे को हालात में रखते हैं, हम इससे नफरत करते हैं। वो बोले नहीं, हमको हमारे साथ रहकर देखिए ना। हम बोले ठीक है। उसके इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और एक दूसरे का पोस्ट शेयर और लाइक करते हुए दोनों अजनबी से दोस्त बन गए। दोनों की दोस्ती महज कुछ ही दिनों में प्यार में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे को दिल से लाइक करने लगे और साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगे। आशिक भी अपनी माशूका के आंखों में सपने सजोने लगा, शादी का दिलासा दिलाने लगा, जिसकी बातों में आकर 6 बच्चों की मां सोनी भी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गई। अपने दीवाने की बातों में हामी भरने लगी, लेकिन उसके दिल में छिपे फरेब को वो समझ नहीं पाई और प्यार की मीठी मीठी बातें वो करने लगी, जिससे आगे चलकर सोनी का सब कुछ लूट लिया। सोनी ने भी अफरीद की बातों में आकर हामी भर दी। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर करते हैं। फोन पर दोनों प्यार भरी मीठी बातें करने लगे। प्यार परवान चढ़ा तो मिलने की बेकरारी दिखने लगी। उसके बाद क्या आशिक अफरीद ने अपनी माशूका को मिलने के लिए दिल्ली बुला लिया। चाहत के जुनून में 6 बच्चों की मां सोनी खातून भी बिना कुछ सोचे समझे पति और बच्चों की परवाह किए बगैर अपने दीवाने से मिलने दिल्ली पहुंच गई, जहां दोनों ने बंद कमरे में अपने मोहब्बत का इजहार किया। एक दूसरे की नापाक एहसासों से जिंदगी में मोहब्बत के रंग भरे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूमते नजर आए। पहली मुलाकात में ही दोनों ने वो सारी मर्यादाएं लांघ दी। वहीं से शुरू हुई नाजायज रिश्ते की जुनून वाली कहानी। दोनों के मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा। दोनों समाज और परिवार से नजरें चुराकर अलग अलग शहरों में मिलने लगे। होटल के कमरों में हम बिस्तर होने लगे। नंबर से हमको बात होते होते वो हमारा आगे पड़े, प्यार मोहब्बत बढ़ गया। उसके बाद वो दिल्ली में भी बुलाए हमको, दिल्ली में भी गए। उसके बाद दिल्ली से वो आए यहाँ पे, 2-3 दिन रह गए। उसके बाद हम जियनपुर में गए। वहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम नहीं हमारे साथ जाओगी तो हम गाड़ी से कचरा कर मर जाएंगे। तो हम बोली कि नहीं, हम नहीं करेंगे आपके साथ। बोल रहे नहीं, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो कच्छा सिर्फ ले गए, 2 दिन रूम में रहे। प्यार के पलों में आशिक अफरीद शादी का झांसा देने लगा, जिस पर सोनी ने आंख बंद कर भरोसा कर लिया। महिला ने मन ही मन में अफरीद को अपना शौहर मान लिया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। समाज और परिवार से नजरें चुराकर अलग अलग शहरों में होटल के कमरों में मिलने लगे।
हम बिस्तर होने लगे। जब दोनों का रिश्ता बेहद गहरा हो गया तो अफरीद शादी की जिद करने लगा, जिसके बाद सोनी ने अपने परिवार के हालातों को शेयर किया। उसके बाद भी अफरीद नहीं माना और सोनी से शादी करने की जिद पर अड़ा रहा। उसके बाद शुरू हुई धोखे की कहानी। चाहत के जुनून में दोनों ने कोर्ट में लव मैरिज कर लिया, जिसकी जानकारी सोनी के शौहर को थी, लेकिन उसके बाद भी सोनी के शौहर ने अपनी बीवी सोनी के नाजायज रिश्तों पर आपत्ति नहीं जताई और न ही बदनाम रिश्ते का विरोध किया, लेकिन गांव में पंचायत जरूर बैठा दी, जिसमें दोनों को मार पड़ी थी। उसके बाद पंचों ने सोनी का मोबाइल जब्त कर लिया। सोनी के शौहर ने भी सोनी को आजाद कर दिया। जब अंजाम सामने आया तो न्याय की गुहार लेकर दर दर भटकने लगे। सिसक कर फरेबी आशिक के धोखे की कहानी सुनाने लगे। अब हम जा रहे कोर्ट मैरिज करने। अपना बहन से बोला, बहन बोली ये सब करना पाप है, तो बोल रहे नहीं हम करेंगे। उसके बाद गया कोर्ट मैरिज थाना में, वो पढ़ा लिखा है, वो अपने हाथ से किया और मेरे साथ आया, मेरे घर पे रहा। उसके बाप आया, उसके बाद पंचायत बिटरा। पंच लोग ने हमको मारे, उसको भी मारे और उसको डराया कि तुम इसको छोड़ दो और इसको गांव से निकाल देंगे। हमको बोले और तेरा जगह जमीन जो है अपना आदमी का पहले वाले आदमी के नामे कर दे। हमारा आदमी बोल रहा है कोई बात नहीं, हमारा बच्चे को कर देगी। फिर वो बोले, पुलिस वाले भी पूछे कि आपको कोर्ट मैरिज की है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो मेरा आदमी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोनी का आशिक जो अफरीद सोनी को रखने को तैयार नहीं है, कह रहा है कि सोनी ने उसे धोखे में रखा। उसने नहीं बताया कि वो 6 बच्चों की मां है, जिसके बाद से सोनी प्यार के पंचनामे को दिखा रही है और दर दर भटक रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है, जिस पर मैरवा थाने की पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने अभी कोई लिखित शिकायत नहीं की है। जब शिकायत करेगी तो पुलिस आगे की कार्रवाई जरूर करेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सोनी को उसका प्यार मिलता है या सोनी ऐसे ही दर दर भटकती रहेगी, इंसाफ की गुहार लगाती रहेगी। भरोसा टूट चुका है, दिल भी चकनाचूर हो चुका है। जिन आंखों में कभी अफरीद के लिए प्यार झलकता था, उन आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मोहब्बत में मिले धोखे के बाद भी अपने